Hello students, myself Pratibha Singh, and this is going to be my first video lecture over here on this platform. In today's video lecture we are going to discuss about the cell. सेल बायोलॉजी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर सेल के बारे में हमने अच्छे से जान लिया, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में, तो और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी फील्ड के अंदर उनसे कनेक्ट कर पाना बहुत ईजी हो जाएगा। जब भी हम अपने आसपास देखते हैं तो दो तरीके की चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। और जो मेजर क्राइटेरिया है लिविंग और नॉन लिविंग को डिस्टिंग्विश करने का, डिफ्रेंशिएट करने का, वो है सेल। अगर किसी भी चीज़ के अंदर सेल प्रेजेंट है तो हम उसको लिविंग कंसिडर करेंगे। जैसे कि हम ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, ये सब चीज़ें लिविंग है क्योंकि इनके अंदर सेल प्रेजेंट है। और नॉन लिविंग की बात करें तो जैसे टेबल, चेयर, फैन, वॉल्स, ये सब नॉन लिविंग है क्योंकि इनके अंदर सेल नहीं है। इट्स सिंपल। तो अब हम देखते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनका क्या मतलब है और उनके क्या डिफरेंसेस हैं। यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया की हम बात करें तो ये अपने एक सेल ही अपने आप में एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना देता है। एक सिंगल सेल एक ऑर्गेनिज्म के सारे फंक्शंस कैरी आउट कर सकता है और अपने आप में कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है एक सिंगल सेल। हमने इसका एग्जाम्पल लिया बैक्टीरिया। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम ह्यूमंस का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ह्यूमंस, प्लांट्स, राइट, एनिमल्स। तो ह्यूमंस में हम देखते हैं कि जो एक सेल है वो अपने आप में कंप्लीट ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकता। अलग अलग तरीके के सेल्स मिलके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स will form different types of tissues, right? This is a tissue, and different tissues will give rise to different organs, and different organs will give rise to an organ system, right? जैसे कि हमारा humans का system है, let's say digestive system है, right? और ऑर्गन सिस्टम बनने के बाद हम कह सकते हैं कि एक कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म बन गया है, राइट? तो डिफरेंट सेल्स डिफरेंट टिश्यूज बनाएंगे, ये डिफरेंट टिश्यूज डिफरेंट ऑर्गन्स बनाएंगे और डिफरेंट ऑर्गन्स एक पूरे ऑर्गन सिस्टम को बनाएंगे। और जब एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा तो हम कह सकते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, पूरा कंप्लीट फंक्शनल लिविंग ऑर्गेनिज्म बन गया है। हमने इसका एग्जांपल ले लिया ह्यूमंस। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेजर डिफरेंसेस क्या क्या हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल हम देखें तो बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गे हो गए। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर एनिमल सेल, प्लांट सेल्स, फंजाई एट्सेट्रा। सेकेंड हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स की एक बहुत ही खास बात होती है कि ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। दे मल्टीप्लाई वेरी रैपिडली, मतलब विद इन फ्यू मिनट्स ये 1 से 2, 2 से 4 एंड सो ऑन डिवाइड करते चले जाते हैं। बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा इनकी प्रोजेनी बन जाती है। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर हम देखें तो जो ये प्रोसेस है डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का, ये स्लो होता है। प्रोकैरियोट्स के मुकाबले देखें तो यूकैरियोट्स को काफ़ी आवर्स लग जाते हैं, काफ़ी घंटे लग जाते हैं डिवाइड करने में। प्रोकैरियोटिक सेल के पास सेल वॉल होती है, सेल वॉल प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल बेसिकली एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और मेम्ब्रेन होती है, एक और बाउंड्री होती है जो कि काफ़ी रिजिड होती है और इसकी रिजिडिटी की वजह से ये सेल को काफ़ी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है
और इसी की वजह से काफ़ी हार्श एनवायरनमेंट में भी सेल सर्वाइव कर सकता है। ये सेल वॉल प्रोकैरियोट्स के अंदर होगी और यूकैरियोट्स के अंदर ये सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स के अंदर होगी, एनिमल्स के अंदर ये सेल वॉल नहीं होगी। प्रोकैरियोट्स के अंदर प्लाज्मिड डीएनए होता है। अभी प्लाज्मिड डीएनए क्या है? नॉर्मली क्या होता है कि जो सेल है उसका अपना एक जीनोमिक डीएनए होता है और सेल के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो इस जीनोमिक डीएनए की वजह से होते हैं। लेकिन इस जीनोमिक डीएनए के आउटसाइड भी एक स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं, राइट? इसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। और इस प्लाज्मिड की क्या खास बात है? इस प्लाज्मिड डीएनए के जो जीन्स होते हैं वो जो है सेल को कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड होगा वो उसको एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, तो इट्स हेल्पफुल फॉर द सेल समहाउ। यूकैरियोट्स के अंदर ये प्लाज्मिड नहीं होता है, इट्स एब्सेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। नेक्स्ट, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता और यूकैरियोट्स के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। अब इसका क्या मतलब है? जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनका जो डीएनए है वो सेल के अंदर फ्रीली प्रेजेंट होता है। उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, उसका कोई एनवेलोप नहीं होता, उसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, वो जस्ट फ्रीली जो है सेल के साइटोसोल में पड़ा होता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनका जो डीएनए है वो बेसिकली न्यूक्लियर एनवेलोप से कवर होता है। तो जो न्यूक्लियस होगा उसकी वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन होगी, डबल मेम्ब्रेन होगी, जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा और उस मेम्ब्रेन के अंदर ही होगा। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के अंदर। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हम एनिमल सेल को ले लेते हैं और एनिमल सेल को लेके हम चलेंगे अब और उसका बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे। उन स्ट्रक्चर्स के अंदर हमारे डिफरेंट ऑर्गेनल्स आ जाएंगे, हम उन ऑर्गेनल्स का स्ट्रक्चर देखेंगे, उन ऑर्गेनल्स का फंक्शन देखेंगे। अभी तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ, हम सीरीज़ वाइज हम चलेंगे और हम अलग अलग जो ऑर्गेनल्स हैं उनका फंक्शंस अलग अलग देखेंगे। बट अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि एक एनिमल सेल दिखता कैसा है और कि उसके ऑर्गेनल्स क्या क्या होते हैं और उन ऑर्गेनल्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो फिर एक हम ड्रॉ करते हैं एनिमल सेल। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, this is mitochondria, all right, this is plasma membrane, this is mitochondria, this is lysosome, okay, दिस इज न्यूक्लियस और न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन होती है और उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलोप। अभी मैंने बताया आप लोगों को न्यूक्लियर एनवेलोप। ये हमारा न्यूक्लियोलस है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ऑलराइट। अब इस न्यूक्लियस की कॉन्टिन्यूएशन में ही हम ड्रॉ करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑलराइट। ये हमारा हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इसके बाद हम ड्रॉ कर रहे हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, स्मूथ एंड रफ। ये राइबोसोम, ये हम ड्रॉ कर रहे हैं गोल्जी बॉडीज, गोल्जी बॉडी। दिस इज rough endoplasmic reticulum, this is smooth endoplasmic reticulum, ओके। यहाँ पे हम सेंट्रियोल्स ड्रॉ कर देते हैं, these are
सेंट्रियोल्स, बाकी का जो ये स्पेस हो गया हमारा, ये हो गया साइटोप्लाज्म। ऑलराइट, इसको हम लेबल कर देते हैं सेंट्रियोल। ऑलराइट, तो ये हमने एक बेसिक एनिमल सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है। मैं यहाँ लिख देती हूँ एनिमल सेल। ओके, लेट्स जस्ट हाईलाइट दिस एनिमल सेल। ओके, तो अब हम देखते हैं इनके फंक्शंस। जितने भी हमने ऑर्गेनल्स ड्रॉ किए हैं, ये सेल हमने ड्रॉ किया है, अब हम इसका फंक्शन देखते हैं, इसके ऑर्गेनल्स का फंक्शन देखते हैं। बट आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो एक बेसिक जो स्ट्रक्चर होगा एनिमल सेल का, वो कुछ ऐसा दिखेगा, उसमें ये सारे ऑर्गेनल्स होंगे ही होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो काम होता है वो होता है कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। ये एक बैरियर के जैसे काम करेगी। जो बाहर का एनवायरनमेंट है, सेल के बाहर का और अंदर का एनवायरनमेंट है, उसके बीच में ये बैरियर का काम करेगी। अब कोई भी कंपोनेंट है जिसको बाहर से अंदर आना है या अंदर से बाहर जाना है, उसको ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करके ही जाना पड़ेगा। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है। अब ये हर किसी को तो बाहर से अंदर और अंदर से बाहर नहीं जाने देगी। ऐसे तो जो हमारा जो सेल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसके जितने भी फंक्शंस जो चल रहे हैं उनमें बीच में डिस्टर्बेंस आएगी और सेल डाई भी कर सकता है। तो हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि यहाँ पर सिलेक्टिव कंटेंट ही अंदर आए और सिलेक्टिव कंटेंट ही बाहर जाए। तो इन सबको रेगुलेट करने में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है मेम्ब्रेन है सेल के लिए। अब हम देखते हैं कि ये इसका नेचर क्या होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर होता है हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर रिपेलेंट, वाटर हेटिंग। इसको हम लिपोफिलिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। दिस इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड, राइट। तो अब जो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोफोबिक है नेचर में या फिर लिपोफिलिक हैं, वो ही इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएंगे। जिनका नेचर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अपोजिट है, दैट इज हाइड्रोफिलिक वाले मॉलिक्यूल्स इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, राइट। हाइड्रोफोबिक या लिपोफिलिक जो मॉलिक्यूल्स होंगे वही इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएंगे, जबकि हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका नेचर ही है हाइड्रोफोबिक। अगर इससे नेचर के अपोजिट कोई मॉलिक्यूल आ रहा है तो वो नहीं क्रॉस कर पाएगा इसको। नेक्स्ट हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। यू कैन सी दिस ऑर्गन हियर, माइटोकॉन्ड्रिया। इस ऑर्गेनल का जो मेजर काम है वो है एटीपी प्रोडक्शन। एटीपी बेसिकली एनर्जी करेंसी है। अगर एटीपी नहीं होगी तो जो है हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। अब हम देख रहे हैं कि सेल के अंदर, विद इन अ सेल भी अगर हम देखते तो बहुत सारे फंक्शंस सेल परफॉर्म कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो वो सब कैसे हो रहा है, उसके लिए एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट होगी ना। तो जितनी भी एनर्जी है उसकी रिक्वायरमेंट माइटोकॉन्ड्रिया पूरी करता है बाय प्रोड्यूसिंग ATP, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, विच इज एन एनर्जी करेंसी। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइसोसोम। बेसिकली जो लाइसोसोम होता है उसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। जो भी सब्सटेंस इसके अंदर जाएगा, बेसिकली इसके अंदर वही सब्सटेंस जाते हैं जो कि सेल के लिए ज़रूरी नहीं है, अब उनका डिग्रेड हो जाना ही सही है। तो उनको डिग्रेड करने के लिए लाइसोसोम के अंदर उनको भेजा जाता है और वहाँ पर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो उनको ब्रेक डाउन करके ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूक्लियस। यू कैन सी दिस हियर, न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन होती है और उसको हम न्यूक्लियर एनवेलोप बोलते हैं। बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा सारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और क्रोमोसोम, सारा जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है, राइट। और इसकी हमने देख ली डबल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम न्यूक्लियर एनवेलोप बोलते हैं। ये मेम्ब्रेन भी फॉस्फोलिपिड की ही बनी होती है। डिफरेंसेस बस ये होते हैं कि इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि थोड़े अलग हो सकते हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जो कि सेल की बाउंड्री है। ओके, तो न्यूक्लियोलस भी जो है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। यू कैन सी दिस ब्लैक डॉट हियर। ओके, तो हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियस से कॉन्टिन्यूटी में ही जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें दिख रहा है। इसको रफ क्यों बोला गया है?
इसको रफ इसलिए बोला गया है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये राइबोसोम्स बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। नाउ इफ वी सी, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कोई राइबोसोम नहीं है, इसलिए इसको स्मूथ बोला है। ये काफ़ी स्मूथ है दिखने में, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ स्ट्रक्चर का दिखता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन देम। तो ये इनका मेन डिफरेंस है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसका काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन करना। कोई भी ऐसा सब्सटेंस है सेल के अंदर जो कि सेल के लिए हार्मफुल है, तो SER उसको डिग्रेड करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा और सेल से रिमूव कर देगा। और दूसरा जो मेजर फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो ये है, इट टेक्स पार्ट इन लिपिड सिंथेसिस। नेक्स्ट वी कैन सी गोल्जी बॉडी, दैट्स योर। गोल्जी बॉडी का काम होता है कि जो भी प्रोटीन यहाँ से RER से सिंथेसिस होके आ रहा है उसको पैकेज करना। इसका क्या मतलब हुआ, पैकेज करना वेसिकल की फॉर्म में। देखो, जब भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, तो अब ये प्रोटीन तो सिंथेसिस हो गया, पर इस प्रोटीन की कोई लोकेशन भी होगी सेल के अंदर या सेल के बाहर जहाँ पे इस प्रोटीन को जाना है आगे। तो ये कैसे जाएगा, उसका काम है गोल्जी बॉडी। उस चीज़ में गोल्जी बॉडी हेल्प करेगा। कैसे, यहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, ये यहाँ पे गोल्जी बॉडी के पास जाएगा और ये इसको वेसिकल की फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट कर देगी डिज़ायरेबल लोकेशन पे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाके एम्बेड होना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रोटीन है, तो ये गोल्जी बॉडी से वेसिकल के थ्रू होते हुए यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाके एम्बेड हो जाएगा। और अगर ये प्रोटीन सेल के बाहर जाना है तो ये सेल के बाहर पहुंचा दिया जाएगा। दिस इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी, to package the protein and transfer them to the desirable location. Now we are left with one more organelle, that is centriole. You can see this here. Centriole का काम है कि ये सेल की इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। इट मेक श्योर दैट न्यूक्लियस इज ऑन राइट पोजिशन, अदर सेल ऑर्गेनल्स आर ऑन राइट पोजिशन। तो ये सारा काम जो है सेंट्रियोल का होता है। बाकी मैंने जो बेसिक फंक्शन है सारे ऑर्गेनल्स के, एनिमल सेल के, वो मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन हम इनको डिटेल में एक बार और फिर से हम पढ़ेंगे। तो डिटेल में मैं आपको बताऊंगी इन सब के फंक्शंस, इन सब के स्ट्रक्चर, इनका सिग्निफिकेंस, ये सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट जितने भी हमारे लेक्चर्स होंगे उनमें आपको मैं बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।